सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 3 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो प्रथम पृष्ठ पे कई राजनीतिक खबरों के बीच खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेके अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ शुल्क लगा दिए हैं। यानी कि अब अगर वहाँ से कोई भी व्यापार करता है और कोई सामान अमेरिका में एंटर करता है या कोई भी कंपनी कनाडा या मेक्सिको से अपना उत्पाद अमेरिका में प्रवेश कराती है तो ऑटोमेटिकली उस पर 25% और 10% का टैरिफ शुल्क लग जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जैसे ही वो उत्पाद कस्टम्स को क्रॉस कर जाएगा बॉर्डर को, उसकी कीमत में आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि 25% का इजाफा हो जाएगा। जिसका इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य में ये है कि जैसे ही ये कीमत बढ़ जाएगी उत्पाद की, तो बाज़ार में वो महंगा बिकेगा तो लोग धीरे धीरे उसे लेना बंद कर देंगे, और जो अमेरिका में ही उत्पाद निर्मित हो रहे होंगे जिन पे शुल्क नहीं लग रहा है और वो डिस्काउंट्स वगैरह दे पाएंगे, तो लोग उन्हें लेना शुरू कर देंगे। ये तो हो गई एक तरफी भाषा बात। क्यों कर रहे हैं ऐसा ये? अब मैं कोई कारण बताऊं। कनाडा और मेक्सिको ने क्या बिगाड़ा है इनका? कनाडा और मेक्सिको ने क्या बिगाड़ा है इनका? दिक्कत कनाडा मेक्सिको से नहीं है, दिक्कत चाइना से है। हो क्या रहा है कि मेक्सिको में आज की तारीख में इतनी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अचानक से खुल गए हैं और वो सब कुछ बना रहे हैं। गाड़ियां तक बन रही हैं मेक्सिको में। गाड़ियां, चाइना की गाड़ियां, BYD कंपनी, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, मेक्सिको में बना रहे हैं और मेक्सिको से यूएस में एंटर कर रहे हैं। क्योंकि चाइना डायरेक्ट व्यापार तो यूएस के साथ नहीं कर सकता। चाइना जो है डायरेक्टली यूएस के साथ व्यापार नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा हुआ है। तो चाइना ने मेक्सिको में विशेषकर और कनाडा में भी अब अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपनी कंपनीज के साथ टाई अप इतने भयंकर कर दिए हैं कि अब वो यूएस में मेक्सिको की आड़ में अपने उत्पादों को कम दामों में बेच रहे हैं, जिससे अमेरिकन मार्केट डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा कारण एक और बताया गया कि ड्रग्स की और मानव तस्करी की भी बहुत भारी मात्रा में सप्लाई मेक्सिको से होती है। ट्रकों में छुप छुप के आते हैं, जो कि एक तरीके से एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। मगर टैरिफ के पीछे कारण ये था कि चाइना ने, आप सोचेंगे तो चाइना कहाँ कहाँ, चाइना बहुत जगह है भैया। चाइना ग्रीनलैंड में तक है। ग्रीनलैंड में तक चाइना एयरपोर्ट तक बनाने का प्रोजेक्ट रखा हुआ है ग्रीनलैंड में। चाइना पनामा कैनाल में भी है। चाइना इस समय उस मात्र क्षेत्र विशेष में नहीं जहाँ पे उसकी कंट्री है। चाइना पूरे विश्व में फैल चुका है। साउथ अमेरिका में तो चाइना ने बहुत तगड़ा मार्केट बना लिया अपना, सस्ते उत्पाद बनाता है वहाँ पे बेचता है। तो इसलिए यूएस ने, क्योंकि अब जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो इन सस्ते उत्पादों के मुकाबले कॉम्पिटिट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि किसी चीज़ को बनने में जो न्यूनतम पैसा लग रहा है, लागत लग रही है तो लगी रही है, चाइना उससे भी कम में बेच दे रहा है। क्योंकि कंपैरेटिवली बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं चाइना के स्टैब्लिश करे हुए हैं, इतने यूएस में नहीं है। मगर अब इसे काउंटर करने के लिए यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया है कि अब तुम कितने भी कम में बेचोगे, टैरिफ अपने आप उसकी कीमत बढ़ा देगा। अगर आप इसको बड़े इकोनॉमिक्स में भी, तो आप बढ़ेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं एक तरीके से। हालांकि ये अलग चीज़ है, ये ड्यूटी होती है, मगर ये आपको भारत के संदर्भ में सामान्यतः देखने को मिलेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो भारत भी चाइना के उत्पादों पर कई सालों से लगा रहा है डंपिंग ड्यूटी। डंप मतलब क्या होता है? भारी मात्रा में आकर डंप कर देना, भारत के संदर्भ में। बाकी टैरिफ अलग है, ड्यूटी अलग चीज़ है। आगे देखते हैं आज के संपादकीय में नशे के खिलाफ
पहला संपादकीय है, फिर है राहत की राह और फिर जीवन में संतुलन और काम की गुणवत्ता। तो नशे के खिलाफ में भारत युवाओं का देश है, मगर जब बुनियाद ही खोखली होने लगे तो देश के उज्जवल भविष्य के सामने एक बड़ी बाधा जरूर खड़ी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में दौरान युवाओं के बीच जिस रफ्तार से मादक पदार्थों के सेवन की लत बढ़ी है, वह सभी के लिए चिंता का विषय है। मुंबई विश्वविद्यालय 19 की एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 75% युवा 21 साल की उम्र से पहले ही नशे का सेवन कर लेते हैं। वहीं 18 साल या इससे कम उम्र के बच्चे अलग अलग नशा करते पाए गए हैं। ये छिपा नहीं है कि किशोरों और युवाओं का तक मादक पदार्थ किस तरह और किन के माध्यम से पहुंचता है। देखिए, अब तो बड़े शहरों में, बड़े कॉलेजेस में ये सबको पता ही होता है, कहाँ सप्लाई हो रहा है, कौन सप्लाई करता है, सप्लायर कहाँ मिलेगा। इसके बावजूद ना तो नशे के सौदागरों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई होती है और ना ही युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए ठोस उपाय किए जाते हैं। यहाँ तक कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी आमतौर पर इस आंदोलन का मुद्दा नहीं बनाते। हर कोई इग्नोर ही करता है, सरकार भी इग्नोर करती है। मगर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में आने विधानसभा क्षेत्र में नशे के अधिक सेवन से एक युवक की मौत के बाद नागरिकों ने सड़क पर उतरकर और जन आक्रोश रैली निकालकर पूरे देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक और उम्मीदों से भरा संदेश दिया है। ये असल में कुल्लू में अभी लोगों ने प्रोटेस्ट करा था एक बच्चे की मौत की वजह से, जो ड्रग ओवरडोज से हुई थी, क्योंकि ये हमारे समाज को, हमारे देश के युवा को अंदर से खोखला कर रहा है। भारत के कई राज्यों, खासकर उत्तर भारत में बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में है। ज़्यादातर ऐसे युवा अपने स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ करते ही हैं, वहीं गलत संगत में पढ़कर कभी कभी अपराध भी कर बैठते हैं। अत्यधिक नशा हर दिन उन्हें मौत के करीब ले जाता है। और नशीले पदार्थ उपलब्ध ना हो, ये सुनिश्चित करने की जवाबदेही किसकी है? कभी कभी कुछ मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती होने की खबर आती है, लेकिन उसके सौदागर गिरफ्त में क्यों नहीं आते? ये सवाल तो बनता है। पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, मगर एक कॉलेज का छात्र उन्हें ढूंढ लेता है। अगली खबर बजट को लेकर है। राहत की राह बजट में अब की बार बहुत सी अच्छी बातें करी गई हैं। इस बार के बजट में जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी, उससे समांतर कई स्तर पर आम लोगों के लिए राहत की घोषणा हुई। हालांकि मुख्य रूप से इस बजट को मध्य वर्ग का ख्याल रखने और इसके तबके के लिहाज से ज़्यादा अनुकूल साबित होने के तौर पर देखा जाएगा। कुछ राज्यों में भावी विधानसभा चुनावों के आहट और उसका असर कई घोषणाओं पर साफ दिखता है, और इसी वजह के विपक्ष ने इस पर चुनावी बजट होने का आरोप लगाया है। अब देखिए, चुनाव भी आ रहे हैं, सरकारें लुभाने का प्रयास करती ही हैं, तो उसमें गलत तो कोई है नहीं। अल्टीमेटली फ़ायदा जनता का होना चाहिए। और देखने की बात है कि अगर कर निर्धारण के लिए जो नए पैमाने के तय किए जाएंगे, उसमें राहत के दायरे में कितने लोग आ पाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वाले के लिए आयकर में छूट की व्यवस्था थी। माना जा रहा है कि बहुत बहुत लंबे समय के बाद मध्य वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी जाएगी। इसके अलावा टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए और आयकर रिटर्न भरने में 4 वर्ष तक का समय जैसे कुछ अन्य उपायों से उम्मीद जगी है कि ये भारतीय बाजारों में छाई सुस्ती की दर को दूर करने में मददगार साबित होगा। अब ये रिलीफ टैक्स पेयर्स को मिला है, जिसकी कोई बात ही नहीं है, और उम्मीद की जा रही है कि ऐसी योजनाएं ही मार्केट को भी वापस चलाने में मदद करेंगी। आप सोचेंगे कि टैक्स रिलीफ होने से मार्केट चलाने की बात कहाँ से लिंक हो रही है? देखिए, जब लोगों के पास पैसा लिक्विडेट होगा, खर्च करने के लायक होगा, तभी तो वो खर्च करेंगे, तभी तो मार्केट चलेगी। मार्केट बीते कुछ लंबे समय से स्टैग्नेंट सी हो गई थी, क्योंकि लोग को ऑलरेडी बर्डन इतना था खर्चों का कि वो क्या करें। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती महंगाई के वजह आर्थिक मोर्चे पर आय और खर्च में संतुलन मुश्किल हो गया था। वहीं अधिक आर्थिक वृद्धि में गिरावट चिंता की एक बड़ी वजह बन रही थी। अब अगर बचत की वजह से क्रय शक्ति में इजाफा होता है, तो इसका सीधा असर लोगों की खरीदारी और बाजार पर पड़ेगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ऋण, दलहन तिलहन और खाद के उत्पादन, मखाना बोर्ड आदि के संबंध की गई घोषणाओं को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, मगर इसका आकलन इस पर निर्भर होगा कि इनसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफ़ी जैसे किसानों की कुछ मुख्य मांगे और उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे संभव होगा। पहली बार उद्यमी बनाने वाली महिलाओं के अलावा जनजाति जाति की महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना की घोषणा हुई है। जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने, मेडिकल सीटें बढ़ाने और जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्र खोलने की योजनाओं से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह शिक्षा क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 6.65% की बढ़ती दर भी
अहम है, मगर रेलवे के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। ये देखने की बात होगी कि इन सब उपायों का असर रोजगार क्षेत्र पर क्या पड़ता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में युवा आबादी के सामने बेरोजगारी की बढ़ती समस्या एक बड़ी चुनौती बनती गई है। बहरहाल, बजट में बिहार के प्रति जिस तरह के उदारता दिखाई गई है, उसमें विपक्ष को ये कहने का मौका मिला है कि अगर ये चुनावी बजट नहीं है तो अन्य राज्यों के लिए भी समान नज़रिया क्यों नहीं अपनाया गया। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो कुछ ना कुछ कहती रहेंगी, मगर फिलहाल टैक्स पेयर्स को यहाँ पे बहुत सा फायदा मिला है और वापस से अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने का प्रयास करा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की तरफ। अगले संपादकीय हमारा है जीवन में संतुलन और काम की गुणवत्ता। इसमें सोनम जी कहती हैं, कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 70 और 90 घंटे काम करने की बहस के बीच इस बार के देश के बजट के पहले आर्थिक संरक्षण में ये दावा किया गया है कि हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बहुत सारी बातें करी गई हैं। उनमें से एक बात ये भी थी कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, और अगर आप 60 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो भैया आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो काम करने लायक बचेंगे भी नहीं आप। दरअसल हाल ही में काम के घंटे और भारत में कार्य संस्कृति को लेकर एक बहस शुरू हो चुकी है। भारत में फैक्ट्री कानून 1948 की धारा 51 के तहत किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराना अवैध है। इसी कानून की धारा 55 में कहा गया है कि कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी कानून के तहत 5 घंटे काम के बाद 1 घंटे के विराम की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद भारत में ज़्यादातर कर्मचारी सप्ताह में औसतन 48 घंटे काम करते हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी वर्किंग आवर्स के बारे में मेंशन करा हुआ है। दुनिया के विकसित देशों में काम के घंटे और कार्य जीवन संतुलन के लिए लेकर बेहतर नीतियां अपनाई गई हैं। जर्मनी में औसतन 35 से 40 घंटे का कार्य सप्ताह है। वहीं कर्मचारियों की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है। स्वीडन में 6 घंटे काम का चलन है, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता और संतुष्टि दोनों की वृद्धि हुई है। ये जर्मनी है, स्वीडन है, ये जितने भी बड़े विकसित देश हैं, यूरोपियन देश हैं, ये लोग घंटे नहीं गिनते हैं कितने घंटे काम करना है। क्वालिटी क्वालिटी वाला काम करिए। देखिए, डिबेट में ये भी तो पढ़ना चाहिए, अगर घंटों से ही काम हो रहा है तो ठीक है, आप 90 घंटे तक लोग को बिठा के रखिए। उत्पादन कहाँ है, क्वालिटी कहाँ है? वहीं पे जिन देशों में वर्किंग आवर्स कम है, क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है। जापान जैसे देशों में काम के अधिक दबाव के कारण मृत्यु की घटनाएं इस बात का उदाहरण है कि काम के घंटे बढ़ाने का निर्णय कर्मचारियों के लिए कितना घातक हो सकता है। अब जापान में यही हुआ था, वर्क कल्चर बहुत बहुत ही टाइट कर दिया गया था। कुछ समय पहले वर्क आवर्स बढ़ा दिए गए थे लोगों ने। अभी देखिए, आपने सुना होगा जापान के बारे में कि जापान में बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत काम करते हैं। रियलिटी बदल गई है। मैंने कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी थी, यूट्यूब वीडियो वीडियो देखी थी। उसमें मुझे बताया था कि जापान के जो युवा हैं वो लोग काम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वर्क कल्चर जापान में भी बहुत बुरा है। बहुत ही ओवर टाइम शिफ्ट्स होती हैं, बहुत काम कराया जाता है। युवा कोई छोटा मोटा काम करके जीवन जीना चाहते हैं, जापान के नए युवा। ठीक है, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के काम के घंटे तय करने के लिए शाफ्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, सॉरी, ये कानून कार्यालयों, दुकानों को सेवा इकाइयों में काम करने वालों पर लागू होता है। इसके तहत काम के 9 घंटे तय किए गए हैं। हालांकि ये यहाँ भी हर हफ्ते 48 घंटे से अधिक काम करने की मनाही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के माने तो काम से जुड़ी चोटों और बीमारियों के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। लंबे समय तक काम के दौरान बीच थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इससे तनाव कम होता है। तो ये शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, इसमें भी बहुत मेंशन करा हुआ है कि कैसे शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको कैसे ऑपरेट करना चाहिए। 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना चाहिए काम। और ये सब क्यों है? ये सब आपकी वर्कर्स को हेल्दी रखने के लिए भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर चिकित्सकों तक का कहना है कि सप्ताह में 35 से 40 घंटे ज़्यादा काम करने से न केवल सेहत खराब होती है,
बल्कि कर्मचारियों की जान तक जा सकती है। उनकी क्षमता और उत्पादकता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इस विमर्श के बीच में आनंद महिंद्रा का वक्तव्य भी चर्चा में रहा। अब सब उन्होंने बातें कही थी वो छोड़िए। हमारे संविधान में प्रस्तावना में हर व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। मौलिक अधिकार और नीति निश्चित तत्वों में इसकी स्पष्ट व्याख्या भी की गई है। अनुच्छेद 42 जहां काम की न्यायसंगत और मनोचित दिशाओं के लिए राज्य की जवाबदेही तय करता है, वहीं अनुच्छेद 43 मजदूरों को काम, बेहतर जीवन स्तर के साथ ही अवकाश की संपूर्ण सुविधा सुनिश्चित करने और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी मानता है। ऐसे में राज्य सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने कर्मचारियों और मजदूर वर्ग का पूरा ध्यान रखें। उनका भी दायित्व बनता है कि एआई के दौर में जब दुनिया बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के खतरे का सामना कर रही है, ऐसे में काम के घंटे बढ़ाने से बेरोजगारी और बढ़ेगी। देखिए, एक हेल्दी और एक क्वालिटी टाइम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाने में। आज के समय में जब तकनीकी प्रगति ने काम को आसान बना दिया है, तब हमें काम के घंटे की बजाय काम के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये समझना होगा कि लंबे समय तक काम करने से उत्पादकता नहीं बढ़ती, बल्कि काम की गुणवत्ता और कर्मचारियों की संतुष्टि पर ध्यान देना भी जरूरी है। अब समय आ गया है कि हम अपनी संस्कृति पर विचार करें, एक नया तरीका अपनाएं, हेल्दी वर्कर टाइम मैनेजमेंट रखें। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल। आगे देते हैं। खेल जगत से भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी बार जीता T20 विश्व कप। बहुत अच्छी खबर। T20 विश्व कप में भारत ने फिर से दूसरी बार निशानेबाजी में युवाओं का भविष्य उज्जवल। सरबजीत साहब ने। देश के खिलाड़ी अब बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में और युवाओं को हमें स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की गीते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। थैंक यू।